अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 540वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, गुजरात विधानसभा इलेक्शन को अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। तकरीबन लोगों ने अपने नामांकन भर भी लिए, जिनको वापस लेना था वापस भी ले लिए। इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा जब वोट डालने का वक्त बिल्कुल करीब आएगा उसी वक्त में चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, चूँकि बहुत पहले अगर कह दी जाए तो वो लोगों के जहन में भी नहीं रहती। सबसे पहली बात, देखो, हमारे मुल्क का जो ढांचा है इसमें एक तो लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। और हमारे मुल्क में गवर्नमेंट को कोई भी कानून अगर पास करना है, बिल पास करना है, तो सबसे पहले उसे हमारे मुल्क की जितनी रियासतें हैं उन रियासतों के विधान सभा में पास करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो बिल लोकसभा में आता है, फिर वो लोकसभा में पास होता है और उसके बाद में वो राज्यसभा के अंदर जाकर पास होता है। बीजेपी जो गवर्नमेंट है, इनका सबसे अहम जो मकसद है वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो हुकूक मिले हुए हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का हक़ है, जैसे मुसलमानों को मदारिस के लाइन से पूरी आज़ादी है, जैसे मसाजिद के अंदर हम लोग लाउड स्पीकर वग़ैरह में अज़ान देते हैं, जैसे क़ुरबानी का मसला है, जैसे जुमा के दिन रोडों पे रास्तों पे नमाज होती है जहाँ पे जगह नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनका मकसद इस मुल्क के अंदर सबसे पहले तो कॉमन सिविल कोड नाफिज किया जाए, एक्सा सिविल कोड पूरे मुल्क के अंदर। ना किसी का कोई पर्सनल लॉ रहेगा और ना ही किसी की अपनी कोई शनाख्त रहेगी, पूरे मुल्क में एक कानून चलेगा। दूसरा, मदारिस के पूरे सिस्टम को किस तरीके से गवर्नमेंट के अंडर किया जाए। अब अभी जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके एतबार से आप एक ट्रस्ट बनाकर एक तालीमी इदारा अपने एतबार से चला सकते हैं। ये आपको हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हक़ दिया है। इन लोगों का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उसी हक़ को सख्त किया जाए कि तालीमी इदारा भी अगर आप चला रहे हैं, आप तालीमी इदारा तो चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला या पढ़ाया जाने वाला जो मटेरियल है वो आप तय नहीं कर सकते, उसको गवर्नमेंट तय करेंगी। आपके जितने असातिज़ा है, जितने तलबा है, उनका पूरा रिकॉर्ड, जैसे आज की डेट में राजस्थान गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे अमल कर रही है, वो पूरे मुल्क में नाफिज किया जाए। आपके मदरसे में कहाँ से बच्चे आते हैं और आपके असातिज़ा, उनका पूरा बायोडेटा, उनका आधार कार्ड, वो एरिया पुलिस स्टेशन के अंदर उनकी पूरी इनको जानकारी आपको देना पड़ेगी। अब बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो पिछले 70 सालों से हमारे मुल्क का एक सुलगता हुआ मसला है। अल्लाह के खड़े खड़ाए घर को मुनहदिम कर दिया गया। अब उसी जगह पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके वहाँ पे राम मंदिर बनाने की पूरी तैयारियां हो रही है। और 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी रेगुलर जो है हियरिंग शुरू होने वाली है। अब चूँकि ये तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक़ में ही फ़ैसला देने वाला है, तो ये परेशान हो गए, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनके पास में एक ही रास्ता बचा हुआ है कि कानून बनाओ। अब कानून बनाएंगे तो फिर वही मसाइल आएंगे। इनको स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद में लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा। आज की जो डेट में मेरे मोहतरम बुजुर्गों जो मसला है वो ये कि बीजेपी की अक्सरियत स्टेट गवर्नमेंटों में हो चुकी है। तकरीबन अक्सर स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। 13 रियासतें ऐसी है।
आज की डेट में वहाँ पर बीजेपी हुकूमत कर रही है और उन 13 रियासतों के जो एमएलए है, उन तमाम एमएलएस का फिगर वो अक्सरियत में जाता है। लोकसभा में तो ऑलरेडी उनकी अक्सरियत है ही। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अड़थड़ा, रुकावट और मसला जो उनके सामने है वो है राज्यसभा। राज्यसभा में आज भी उनको अक्सरियत नहीं मिली। राज्यसभा में अक्सरियत नहीं मिलने की वजह से ये तमाम जो चीज़ें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करना, कॉमन सिविल कोड को नाफिज करना, उसके बाद में ये मदारिस का मसला, बाबरी मस्जिद का मसला, अज़ान का मसला, तमाम चीज़ें ये सारी पेंडिंग पड़ी हुई है। यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंटों को ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 3 तलाक़ के ऊपर 3 साल की सज़ा और बहुत सारे उसके अंदर नए नए कानून बनाकर रवाना कर दिए हैं। मसला राज्यसभा में इसलिए आ रहा है, अभी भी उनको वहाँ पे सीटों की ज़रूरत है। लेकिन गुजरात में अगर ये लोग जीत जाते हैं और गुजरात में इनको अक्सरियत मिल जाती है तो फिर इनकी राज्यसभा में भी अक्सरियत हो जाएंगी। ऐसी सूरत के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय हम लोग बकवास करने के, स्टेजों पे खड़े रह के चिल्ला पुकार और कुदिया मारने के। कुछ नहीं कर सकते, मेरी बात याद रखना। मैं वही मौलाना अकबर हाशमी हूँ जिन्होंने उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। याद रखो, अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आओगे और मुत्तहिद नहीं होंगे, कुत्तों से बदतर तुम्हारा हाल होगा। अगर आपको सुनना है तो मेरे ये तमाम बयानात यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है। हर चीज़ आप सुन सकते, आज भी आप सुन सकते कि मैंने इलेक्शन के पहले जो जो बातें कही थी, आज उत्तर प्रदेश में रहने वाला मुसलमान अपनी आंखों से देख रहा है। हमने कहा था इलेक्शन से पहले कि मुसलमानों याद रखो, अगर तुम लोग मुत्तहिद नहीं हुए तो इनकी बुरी नज़र सबसे पहले मदारिस के ऊपर है। और वैसा ही किया उन्होंने, वैसा ही किया। मदारिस को ऐसा शिकंजा कसा, पूरी लिस्ट जारी की मदारिस की, बाज़ाब्ता एक वेबसाइट बनाई और सारे मदारिस को गवर्नमेंट की तरफ से एकदम ऑर्डिनेंस जारी किया। अपने मदारिस के पूरे डिटेल्स बच्चों के साथ, उस्तादों के साथ, निसाब के साथ, तमाम चीज़ें हमारे वेबसाइट के अंदर जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर वो मदारिस की मान्यता, रजिस्ट्रेशन सब कुछ रद्द हो जाएगा, वो मदरसा चला नहीं सकते। वैसा ही किया उन्होंने और उत्तर प्रदेश के तकरीबन 90% मदारिस को अपना पूरा डेटा उनकी वेबसाइट के अंदर अपलोड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, उनकी गंदी नज़रें ख़ास तौर पर हमारे उन्हीं कारखानों, उन्हीं किलों के ऊपर है जहाँ से इस मुल्क के अंदर आज भी इस्लाम अपनी पूरी आन बान और शान के साथ में ज़िंदा है। वो हमारे किलों को खोखला करना चाहते हैं, मगर हमारे मुसलमान भाई सुनने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में 70% मुसलमानों की आबादी है। वहाँ से 15-15 मुसलमान, ये मुसलमान ये पार्टी से, वो मुसलमान वो पार्टी से, किसी का निशान नारियल तो किसी का निशान पटाखे, तो किसी का निशान आरा मशीन, तो किसी का निशान पानी की मशीन, तो किसी का निशान ऑटो रिक्शा, तो किसी का साइकिल, तो किसी का टाटा 407, तो किसी का कुछ। अरे 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 15-15 मुसलमान, जहाँ पे 70% मुसलमानों की आबादी है और बीजेपी का एक कैंडिडेट वहाँ पे, वो मस्के के जैसा निकल गया और हमारा हाल वही हो गया बंदर बांट की तरह से। बस खींचा तान के अंदर हमारे वोट तकसीम। कई सीटें ऐसी है वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे 90 मुसलमान एमएलए हुआ करते थे विधानसभा के अंदर, आज सिर्फ 20, 22 या 24 कुछ बचे हुए हैं बस। यानी अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। ये हमारे तोड़ का नतीजा है ये। अब वापस हम लोग गुजरात इलेक्शन के ऊपर आते हैं। गुजरात के अंदर मुसलमानों की आबादी 15% है। बहुत सारी विधानसभा सीट्स गुजरात के अंदर भी ऐसी है, ख़ास तौर पे सूरत ज़िले में, भरूच ज़िले में, अहमदाबाद शहर के अंदर, आनंद है, गोधरा है। उसके अलावा और कुछ इलाके ऐसे हैं
जहाँ पे मुसलमानों की आबादी वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है, हमारे सामने अभी का जो टारगेट है वो ये कि बीजेपी को किसी भी हाल में हमको आने नहीं देना है, और उसको रोकने के लिए जो दूसरी सेक्युलर ताकतें हैं हमको उनके साथ में चलना है। मुसलमानों को अपनी तरफ से नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं मुसलमानों को एकदम सादा सिंपल फार्मूला बताता हूँ। गुजरात की सबसे बड़ी जो बिरादरियाँ हैं, पाटीदार समाज, आदिवासी और दलित, ये तीनों एकजुट हो चुके हैं, मुत्तहिद हो चुके हैं। ये तीनों के लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हार्दिक भाई पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश भाई मेवानी। आ 3 જણ આપણો ગુજરાતનો સુપરસ્ટાર છે, આની એમના પાછળ ચાલવામાં જ આપણા માટે ભલો છે। सो मैं तमाम गुजरात के हमारे भाइयों से यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ये गुजरात की सबसे बड़ी जो ताकतें हैं, दलित, आदिवासी और पाटीदार, ये लोग क्यों बीजेपी के अपोजिट में खड़े हुए? क्योंकि बीजेपी ने गुजरात के आवाम को सिर्फ लूटने का और धोखा देने का काम किया। गुजरात विकास, गुजरात विकास, गुजरात विकास के बारे में खाली अब मैं आपको 2 ही जुमले बोलूँगा, उसके बाद फिर अपने मुद्दे पे आ जाऊँगा। जो गुजरात में विकास की बात की जा रही है, उस गुजरात के ऊपर वर्ल्ड बैंक का 75,000 करोड़ रुपये का कर्जा है। उसी गुजरात के अंदर 60 लाख से ज़्यादा जो युवा है वो बेरोज़गार है। तो ये चीज़ों ने इनको मजबूर किया। हार्दिक भाई पटेल तो खुल के बोलते हैं टीवी के ऊपर कि गुजरात का विकास क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अब तक जो लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ समाज के नाम पर हम लोगों को बांट कर रखा, बांट के ये समाज अपना नहीं, वो समाज अपना नहीं। अरे सब अपने हैं, इसीलिए बोले आज हमारा विकास नहीं हुआ। अब हमको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे युवाओं को रोज़गार चाहिए, हमारे स्टेट के अंदर हमको सही रोड चाहिए, सही रास्ते चाहिए, और हमारे जो शेतकरी और जो किसान हैं उनकी कर्ज माफ़ी हमको चाहिए। आज वो खुद ये बात बोलते हैं। तो मैं मुसलमानों से यही कहूँगा, जब गुजरात की ये 3 बड़ी ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, मुसलमानों ने इनके पीछे ही चलने में फ़ायदा है। मैं मुसलमानों से ये दरख्वास्त करूँगा, याद रखो, बातिल की साजिशों को समझो। बातिल ने ऐसा ताना बाना बुना है, बातिल ने ऐसा ट्रैप बनाया है कि जहाँ पे बातिल को पता है कि यहाँ पर मुसलमानों के वोट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाले हैं, वहाँ पे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश फार्मूला यूज़ करके एक सीट से 5-5, 10-10 मुसलमानों को खड़ा किया हुआ है। अब वहाँ पे 5-5, 10-10 मुसलमान खड़े हुए हैं। जहाँ पे ऑलरेडी किसी एक मुसलमान को कांग्रेस से टिकट मिला होगा, वहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे खड़े होंगे उसके वोट फोड़ने के लिए। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, याद रखो, जो सेक्युलर उम्मीदवार और जो पार्टी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, हमारा हर वोट उन्हीं को जाना चाहिए। एक आदमी भी हमारा बाकी ना रहे, हमारी मस्तूरात को भी, तक के घरों के अंदर हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी बूढ़ी, हमारे बड़े, उनको भी उठा उठा कर लेकर जाओ और उनको भी वोट डालने के लिए लगाओ। और उनको भी, क्योंकि जितना हमारा वोटिंग का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, चौकन्ने रहो। हमको बीजेपी के अपोजिट में जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है उसको लेकर आना है और किसी भी तरह से इस बार बीजेपी का सफाया करना है। और जो हमारे मुसलमान भाई बेचारे, कोई फटाका और कोई झाड़ू और कोई पता नहीं पंखा और कोई लाइट और कोई नल और कोई स्कूटर और कोई ऑटो रिक्शे की निशानी लेकर खड़े हुए हैं, ऐसे हमारे भाइयों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। हम मोहब्बत के अंदर આપણો मानुस छे, अपनी ब्रादरी छे, अपना गामड़ा मानुस छे, ये सब सोचेंगे ना तो फिर सेक्युलर वोट हमारा बढ़ जाएगा। और फिर वही होगा जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ कि 70% आबादी वाले इलाकों में भी मुसलमान सीट नहीं आ सकी। तो हमको सिर्फ मुसलमान नहीं देखना है, बल्कि हमारे जो सेक्युलर भाई है,
गैर मुस्लिम भाई भी हमारा जो सेक्युलर लीडर जो बीजेपी को हरा सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसको हमको वोट देना है। और मैं गुजरात के उलामा, गुजरात के मिंबर व महराब को संभालने वाले लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी किसी पार्टी को आप सपोर्ट मत करो खुल के, लेकिन उम्मत में ये तरगीब ज़रूर दो जुमा के ऐलानात के अंदर के भाई अपने घर का, अपने महल्ले का एक आदमी भी बाकी नहीं रहना चाहिए। खुसूसी तौर पे आप बोल सकते हैं किसको वोट देना है, लेकिन उमूमी तौर पे उम्मत को यह तरगीब दो कि घरों से सबको लेकर जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोट डालो। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ इस मर्तबा का गुजरात का नक्शा ही कुछ और होगा और बातिल को मुंह की खानी पड़ेंगी। बस दुआ करता हूँ अल्लाह इस मर्तबा बातिल को आद व समूद की तरह से खार और जलील फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।